नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रत्याशा मिश्रा आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। और मैं कराती हूं आपके आर मेंस के हिंदी के पेपर की तैयारी। तो दोस्तों, अब तक हमने जो है ये हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। वैसे तो पार्ट ए जो आपका डिस्क्रिप्टिव आता है, जो कि पत्रालेखन का पेपर होता है, और पार्ट बी जो कि ऑप्शनल होता है, ये दोनों पेपर हमने फुल कंप्लीट कर लिया है। पार्ट ए में जो 5वां क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का, उसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसको जो है सबसे लास्ट में इसके वीडियोज़ में कुछ बना दूंगी कंप्यूटर वाले। तो कंप्यूटर के जो बेसिक्स होते हैं वो चूँकि आप सब जो हैं वो सबने ओ लेवल किया ही हुआ है, तो बेसिक्स की कंप्यूटर क्या है, कितने प्रकार होते हैं, इसकी जो हिस्ट्री क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें लगभग आप सभी जानते हैं। और इसमें कुछ सारी सब कुछ किताबों में अवेलेबल है और बहुत सिंपल लैंग्वेज है इसकी, और कोई बहुत टेक्निकल नहीं है। तो ना ही इतना ज़्यादा टेक्निकल पूछा जाता है। तो ये सारी जानकारियाँ आप सबको होंगी ऑलरेडी, क्योंकि आप सब ने पढ़ा होगा ये, क्योंकि कंपलसरी है इसके लिए। इसकी एलिजिबिलिटी में की क्राइटेरिया में ये आता है कंप्यूटर, और आप सब ने पढ़ रखा है इसके पहले ही। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरे पास 2013 और 2014 के पेपर में जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं अभी, और मैं उनको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी आपको, ताकि आपको ये समझ में आए कि हमें कैसे लिखना है और क्या करना है। तो कुल मिला के ये जो है ये क्वेश्चन, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। ये हो सकता है कि ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ दे, 5वां क्वेश्चन, ठीक है, या फिर 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ दे, या फिर 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछ दे। ये तीनों कंडीशन हो सकती हैं। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। इस बात को बस आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन, ये चूँकि अब तक इस तरीके से पूछे गए हैं, तो जो मेरे पास पेपर अवेलेबल है उसमें, ठीक। तो ये तो इसलिए मैं इसको मान के चल रही हूँ मैं कि 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन चूँकि 10 नंबर का ये कंप्यूटर पूछा जाना है, 10 नंबर का, तो ये किसी भी फॉर्म में 10 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है। हो सकता है कि 10 नंबर का आपको एक लॉन्ग आंसर लिखने को दे दे, या 5-5 नंबर के 2 शॉर्ट आंसर लिखने को दे दे, या 2-2 नंबर की टिप्पणियाँ, मतलब कि जैसे कि सॉफ्टवेयर इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, इस तरीके से करके आपको दे दे छोटी छोटी टिप्पणी के तौर पे कि इसमें से किन्हीं 5 पर टिप्पणी लिखिए। तो हो सकता है 6-7 दे दे उसके पारिभाषिक शब्दावलियाँ, और कह दे कि टिप्पणी लिखिए इस पर। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि तो इसलिए तैयार रहिएगा, इसमें से किसी भी तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिलहाल ये मान के चलिए कि 5-5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पेपर, जो पहला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। इसमें महत्व नहीं पूछा था, लेकिन जो मैं इसमें महत्व मैंने ऐड कर दिया है अलग से। अच्छा, वजह है उसकी इसको ऐड करने की कि कई बार ऐसे ज़रूरी नहीं है कि विशेषताएं ही पूछे, हो सकता है कि महत्व भी पूछ दे। अब इससे रिलेटेड जो इस बार का जो पेपर आया उसमें, या फिर कभी भी। तो देख लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। अब चूंकि मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, तो उसमें जो क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया है उसके साथ साथ कुछ आगे पीछे की जानकारियाँ भी मैं उसमें इंक्लूड कर दे रही हूँ, ताकि जो है आपको समझने में और भविष्य में इससे रिलेटेड आंसर लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था इसमें कि कंप्यूटर क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, ठीक है। मैंने इसमें विशेषताएं और महत्व दोनों को मिला करके ये क्वेश्चन बना दिया है। तो कंप्यूटर जो है वो लैटिन का शब्द है कंप्यूट, ठीक है, इससे मिलकर के बना है। तो कंप्यूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि गणना करना। तो कंप्यूटर का मतलब हो गया गणना करने वाला, यानी संगणक इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो बेसिकली गणना करने वाली चीज़ है, ठीक है। और किस तरीके की गणनाएं करता है ये, तो ये जो गणनाएं करता है वो अर्थमेटिकल और लॉजिकल गणनाएं करता है, ठीक। तो इसकी नॉर्मल जो साधारण परिभाषा अगर देखी जाए तो ये हो जाती है इसमें कि कंप्यूटर एक ऐसी गणना करने वाली मशीन है जो हमारे द्वारा उपलब्ध कराए हुए आंकड़ों को संग्रहित करके गणना करता है और परिणाम को प्रदर्शित करता है, ठीक। यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय और तार्किक कार्यों को या निर्देशों को बहुत ही सरलता और सटीकता से संपादित करता है, जिसका प्रयोग तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए
किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में। कंप्यूटर पर आपने बहुत सारे लेख देखे होंगे, पढ़े होंगे, ये इंटर विंटर में बहुत सारा निबंध उबंध भी इस पे लिखने को आता होगा, तो आपने बहुत इसको ऑलरेडी ये पढ़ रखा है। इसमें कुछ बहुत विशेष चीज़ें नहीं है। तो देखते हैं आगे कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं। तो कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या होती है कि ये ऑटोमेशन, इसमें मतलब ये स्वचालित होता है। ठीक, तो कंप्यूटर, इसका मतलब ये नहीं इसको ऑन ऑफ तो करना ही पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा, लेकिन ये इसके अंदर की जो प्रक्रिया होती है वो खुद ब खुद होती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशंस, डाटाज, सॉफ्टवेयर्स, उससे उसको काम करने की जो भी प्रक्रिया है उसकी, उसको वो ऑलरेडी फीडेड होती है, वो ऑलरेडी फीड की जा चुकी है। इस वजह से वो खुद ब खुद सारे उसमें गणनाएं कर लेता है, उसमें किसी और बाहरी सोर्स की ज़रूरत उसके लिए उसको नहीं पड़ती है। तो कंप्यूटर की संरचना इस प्रकार की गई है कि वो दिए गए निर्देशों को बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं ही पूरा करता है और इच्छित परिणाम देता है। ठीक है, कंप्यूटर में तरह तरह के कार्य करने के लिए विशेष प्रकार के प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें कोई कार्य कैसे करना है इसकी जानकारी पहले से ही भरी होती है, और इस तरीके से वो ये स्वचालित, इसलिए यह स्वचालित कहलाता है। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि ये इसकी स्पीड, इसकी तीव्रता। ठीक है, कंप्यूटर में किसी भी गणना को पल भर में ही हल कर लेने की क्षमता होती है। जटिल से जटिल गणनाएं वह बड़ी ही तीव्रता और पूरी सटीकता से पूरा करता है। अनेक प्रकार के गणितीय, भौमितीय, भौगोलिक, वैज्ञानिक, आकाशीय गणनाओं की को सटीकता से कुछ ही क्षणों में पूरा कर लेता है। कंप्यूटर लाखों करोड़ों निर्देश प्रति सेकंड की दर से करने में सक्षम है। तो क्या है कि इसकी जो स्पीड है, कंप्यूटर की जो गणना करने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो इससे क्या होता है, क्या है उसके होने से, इससे ये होता है कि वो बहुत जटिल से जटिल, जो कठिन से कठिन गणनाएं होती हैं उनको भी बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से और बहुत एक्यूरेसी, मतलब बहुत सटीकता के साथ पूरा करके उसका परिणाम आपको दे देता है। इसमें बहुत सारी ऐसी गणितीय गणनाएं होती हैं, कुछ ऐसे भौमितीय गणनाएं होती हैं, कुछ भौगोलिक गणनाएं हैं, ऐसी ऐसे अनेक वैज्ञानिक और आकाशीय गणनाएं हैं। इन सब को वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी और सटीकता के साथ इनके परिणामों को हल करके वो आपके समक्ष रख देता है। ठीक है, अगला है इसकी सटीकता, माने एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर हर कार्य तीव्रता से तो करता ही है, साथ ही हर परिणाम की सटीकता भी बरकरार रखता है। क्योंकि कंप्यूटर एक यंत्र है, इसलिए वह जो भी करता है उसे निर्दिष्ट पद्धति के आधार पर ही करता है, जिससे किसी भी प्रकार के चूक की संभावना न के बराबर होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर का हर कार्य जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही सटीकता के साथ होता है। वो परिणाम को बहुत ही सटीकता से सटीक परिणाम देता है। और चूंकि कंप्यूटर एक यंत्र है, तो इसलिए वो जो भी करता है उसे निर्दिष्ट पद्धति के आधार पर ही करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको ऑलरेडी जो उसमें सॉफ्टवेयर्स जो इंस्टॉल किए गए हैं, या उसको जो कार्य करने की पद्धति जो उसके अंदर तय की गई है कि ये इस तरीके से कहाँ पर जो है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, कहाँ से डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं ये सब ऑलरेडी उसमें पहले से ही इंस्टॉल्ड होती हैं कंप्यूटर में। तो इसमें बहुत सारे आप सभी जानते हैं, हाईवेज़ होते हैं, बसेस होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि पहले से फीड की गई होती हैं, तो जिसके थ्रू कि ये कार्य करता है कंप्यूटर। तो इसी वजह से ये बहुत ही सटीक जानकारी हमें देता है, ये हमारे मन की जानकारी हमको उपलब्ध करा देता है जो हम चाहते हैं। ठीक है, और इसी वजह से कि इसमें किसी भी तरीके की चूक की संभावना नहीं होती। और अगर ऐसी स्थिति में किसी तरह की कोई चूक होती है या कोई गलत परिणाम निकल करके हमारे सामने आता है, तो वह कंप्यूटर का दोष नहीं होगा, वो क्या होगा, वो मानवीय दोष कहा जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बनाता कौन है? कंप्यूटर बनाता मानव है। उसने उसमें जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी कार्य करने की क्रिया पद्धति या प्रणाली जो भी तय कर रखी है, उसके अंदर जो मानक भर दिए हैं, उन्हीं के आधार पर वह कार्य करता है। अगर वो इससे इधर उधर आगे पीछे हट करके अगर वो कोई भी रिजल्ट देता है, इसलिए आपने जो भी उसमें डाटा इनपुट किया है उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम नहीं करता है और कुछ गलत आपको इन्फॉर्मेशन देता है और आपको पता है कि ये गलत गणना करके आपके समक्ष ला रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर की प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चौथा है आपका संचयन, तो मेमोरी एंड स्टोरेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो कंप्यूटर में हर तरह की जानकारी एवं आंकड़ों को संचित व स्मरण रखने की अभूतपूर्व क्षमता होती है।
जब किसी जानकारी की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर उसे संचित जानकारी से हासिल कर लेता है। संचित जानकारी मतलब जो उसने सेव कर रखी है जानकारी, उससे वो हासिल कर लेता है। कंप्यूटर में आंकड़ों को लंबे समय तक संचित रखने के लिए एक विशिष्ट युक्ति होती है, जिसे हम द्वितीय मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। एक बार जो भी जानकारी संरक्षित कर दिया जाता है, वह फिर सदा के लिए बना रहता है। वह तभी मिटता है जब उपयोगकर्ता उसे स्वयं मिटाता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर उसमें स्टोरेज जो होता है वो उसमें काफ़ी बड़ा होता है कंप्यूटर का, जिसमें कि आप बहुत सारे डाटा या बहुत सारी सूचनाओं का कलेक्शन उसमें होता चलता है, आंकड़ों का उसमें कलेक्शन होता रहता है। और क्या होता है कि जब भी आपको कोई भी जानकारी किसी भी उससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी होती है, तो आप क्या करते हैं, आप उनकी जो संरक्षित डाटा जो है वहाँ से जा कर के आप उससे अपने मनपसंद की जानकारी वहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से वह आपके लिए हमेशा ही कारगर सिद्ध होता रहता है। अगला है हमारा क्षमता एवं उत्पादकता। तो कंप्यूटर में एक ही काम बिना रुके लगातार करने की क्षमता होती है। तो इसके साथ ही वे उत्पादकता और गुणवत्ता में जरा भी समझौता नहीं करते। वे एक ही बार में कई तरह के कार्य कर सकते हैं। तो क्या है कि कंप्यूटर में जो है वो जैसे कि हम आप लगातार काम करते करते मनुष्य क्या होता है, थक जाता है और वो थोड़ा सा रेस्ट मांगता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो एक बिना रुके काम करता है और लगातार काम करने की इसमें क्षमता होती है। और इसके साथ ही वे उत्पादकता और गुणवत्ता में जरा भी समझौता नहीं करते। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो भी आपको रिजल्ट देते हैं या परिणाम देते हैं, वह बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं और वो वही परिणाम देते हैं जो कि आपके द्वारा इच्छित होता है। ठीक है, तो वो एक बार में कई तरह के कार्य कर सकते हैं, मतलब कि वो एक बार में आपने जो टाइप किया वो गुणा भी कर सकते हैं, उसको भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रिटर्न मैटर भी, एक्सेल शीट भी बना सकते हैं उसमें। ठीक है, पेंटिंग का काम भी कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो एक साथ आप बहुत सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं अलग अलग टैब में जा कर के। ठीक है, तो इसको कहते हैं आपकी क्या, उत्पादकता एवं क्षमता। फिर है अगला आपका बहुमुखी प्रतिभा। तो कंप्यूटर जो होता है वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। तो कंप्यूटर विविध प्रकार के कार्य करने में पारंगत होता है, चाहे जटिल से जटिल गणितीय गणनाएं हो, किसी जानकारी का अवलोकन करना हो, मौसम का हाल जानना हो, दूरध्वनि के प्रसारण करना हो, चिकित्सकीय इलाज करना हो, दस्तावेज तैयार करना हो। ऐसे कई कार्य कंप्यूटर बहुत ही आसानी से पूरा कर लेते हैं। तो क्या है कि कंप्यूटर जो होता है वो बहुत तरह के कार्य करने में पारंगत हो गए हैं आजकल। मतलब उनको बहुत सारे काम करने के लिए उसमें अनेक सॉफ्टवेयर सब उसमें इंस्टॉल किए जाने लगे हैं। तो उसमें वो किस तरीके के कार्य कर सकता है, देखते हैं आप। हमारे मौसम विज्ञान से संबंधित का भी जो काम होता है वो कंप्यूटर से ही होता है। ठीक है, दूरध्वनि के प्रसारण का भी जो कार्य हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं वो कंप्यूटरीकृत हो, हर चीज़ कंप्यूटरीकृत होती चली जा रही है। चिकित्सकीय इलाज भी अगर जो कुछ हो रहा है तो वो भी कंप्यूटरीकृत हो गया है। दस्तावेज तैयार करना है वो भी कंप्यूटरीकृत हो गया, यहाँ तक कि अब तो मानव भी कंप्यूटरीकृत बनाए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ रोबोट्स, ह्यूमन रोबोट्स जिनको हम कहते हैं, वो बनाए जा रहे हैं और उस तरीके से, और बहुत सारे देशों में उनसे काम लिया जा रहा है, वो कर रहे हैं, वो मनुष्यों की तरीके से बिल्कुल काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें संवेदनाएं इंक्लूड की जा रही हैं। ठीक है, तो है ये बहुत डेवलप है, ये आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत एडवांस है, ये एडवांस जनरेशन की चीज़ें हैं ये। तो ये क्या है, इसमें बहुत तरीके की प्रोग्रामिंग आप एक साथ आप इंक्लूड कर सकते हैं और वो बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। तो निर्देशों की सूची, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, का क्रियान्वयन और प्राप्त जानकारी को रक्षित करने की क्षमता ही कंप्यूटर को सबसे अलग बनाती है। कंप्यूटर की यही विशेषता उसे कैलकुलेटर से अलग बनाती है। तो क्या है कि कंप्यूटर, देखिए कैलकुलेटर भी आपकी गणितीय गणनाएँ करता है। ठीक है, लेकिन वो तार्किक भी होती हैं। वो आप जो उसमें 2+2 आप उसमें भी लिखते हैं तो वो 4 रिजल्ट देता है, और 2+2 अगर आप कंप्यूटर में लिखते हैं तो वो भी 4 रिजल्ट देता है। लेकिन आप कैलकुलेटर में ABCD नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं होता है आपका कैलकुलेटर, लेकिन जो आपका कंप्यूटर होता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। तो इसमें जो निर्देशों की जो सूची होती है, जिसको कि हम प्रोग्राम कहते हैं, उनका जो क्रियान्वयन और प्राप्त जानकारी को रक्षित करने की क्षमता, माने उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है, वही कंप्यूटर को क्या करती है, वही उसको कैलकुलेटर से अलग करती है। ठीक है,
सातवां है आपका इसमें गोपनीयता, ठीक है, माने सिक्रेसी। तो पासवर्ड के प्रयोग के द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे डाटा को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देख या बदल सकता है। तो कंप्यूटर में क्या करते हैं हम, गोपनीयता बनाए रखने के लिए पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी बहुत सारी ऐसी, जैसे मान लीजिए कहीं देश में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, या युद्ध की जानकारियाँ हैं, या आपके बहुत सारी फाइल्स, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा आप मैटर उसमें एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं और बहुत इजी से उनका कीवर्ड डाल करके आप उन मैटर को वापस बुला करके देख सकते हैं, ठीक है, तुरंत। इसमें बहुत सारी लाखों लाख फाइलें होती हैं जो कि आप उनको सेव करके रख सकते हैं अपने एडिशनल मेमोरीज में। तो क्या होता है कि आपको जब भी किसी ज़रूरत पड़ती है तो आज से 10 साल पुराना डाटा भी आप तत्काल, आप केवल डेट डाल करके आप उनको निकाल सकते हैं, या फिर कीवर्ड कोई डाल करके निकाल सकते हैं, या उसकी टाइटल डाल करके आप उसको वो डाटा आप तत्काल खोज करके वो निकाल देता है आपके सामने। अब जैसे ही उसका टाइटल डालेंगे वो आपको तुरंत खोज करके निकाल के, लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अभिलेखों के तौर पे उनको रखा जाता था लिख लिख करके फाइलें। फिर 10 साल पुरानी फाइल लिखनी है तो बहुत पुरानी हो गई होती थी, कागज़ से इंक उड़ गए होते थे, या कई बार ऐसा होता था कि जो है फाइल दीमक खा गई होती थी। तो इस तरीके से बहुत नुकसान हुआ करता था। तो ऐसे केसेस के लिए कंप्यूटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है आजकल के उसमें। तो इसमें क्या होता है कि अब हम चूँकि इसमें इतनी सारी फाइल्स लगते हैं तो उसमें बहुत सारी हमारी सीक्रेट फाइल्स भी होती हैं, ठीक है। तो उनको, उनकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड डालते हैं। तो जो यूज़र है, जो यूज़र अकाउंट जिसका होता है उसमें, उसने अगर जो पासवर्ड डाल रखा है तो वो यूज़र जो है अपना पासवर्ड डाल करके उसको खोल सकता है, या फिर कोई अन्य जो कि उस पासवर्ड को जानता हो वो उसको खोल करके अपना निकाल सकता है। उसके अतिरिक्त और कोई भी उस फाइल को नहीं देख पाता। ऐसे बहुत से हिडन फाइल्स की भी उसमें ऑप्शंस होते हैं जिनमें कि आप फाइल्स को क्या करते हैं, छुपा देते हैं। तो ये सारी क्या है, ये गोपनीयता है उसकी, ये सब इसकी विशेषता है। ये गोपनीयता आपको कैलकुलेटर में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखने को नहीं मिलती है। अगला है आपका आठवां, कार्य की एकरूपता, माने बार बार तथा लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब एक ही काम करते करते कंप्यूटर ऊबता नहीं है, उससे आप दिन भर वही काम लेते रहिए, वो वही करता रहेगा, उतनी ही एक्यूरेसी से करता रहेगा, और उतना ही रिजल्ट आपको परिणाम बार बार देता रहेगा। तो ये हो गए आपके इसकी उपयोगिता, कंप्यूटर की परिभाषा हो गई आपकी, और इसकी विशेषताएं हो गई, और यही इसका महत्व भी हो गया, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हैं आपके कंप्यूटर की उसमें, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है दूसरा प्रश्न जो इसमें पूछा था। ये चूँकि 5 नंबर का ही है तो 5 नंबर में आपको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक एक दो दो लाइन में भी इसको एलेबरेट कर सकते हैं कि स्वचालित है तो क्या है, 2 लाइन में लिख दिया, तीव्रता क्या है, 2 लाइन में लिख दिया। ये मैंने बड़ा इसलिए लिखा है कि अगर कभी आपको 10 नंबर का लिखने को आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि अब 5 नंबर का मतलब होता है कि आपको कम से कम 2 पेज में ये लिख दिख करके ख़त्म कर देना है। 2 पेज मतलब एक पन्ना, एक पन्ने का आंसर आपका जो होता है वो 5 नंबर के लिए सफिशियंट होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कंप्यूटर संबंधी परिभाषिकों में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज पदबंधों का अभाव का आशय स्पष्ट करते हुए एक लेख लिखिए। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए हो सकता है साउंड आप लोग को थोड़ी कम आए। तो अगर इस तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो प्लीज़ आप जो है मल्टीपल साउंड करके उसको सुन सकते हैं। वॉल्यूम तेज़ कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, उससे आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। और इसके लिए मैं भाई क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से, अगर मेरी आवाज़ आप सबको थोड़ी धीरे में आए तो उसके लिए। कंप्यूटर संबंधी पारिभाषिकों में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज पदबंधों का अभाव स्पष्ट करते हुए एक लेख लिखिए। तो इसमें देखते हैं कि कंप्यूटर जो है, अच्छा क्या है कि इसमें पूछा है कि कंप्यूटर संबंधी ये दोनों भाषाएं हैं, मशीन लैंग्वेज यानी मशीनी भाषा और असेंबली लैंग्वेज यानी असेंबली जो भाषा होती है इसकी वो। अच्छा ये दोनों होती क्या है, ये दोनों एक्चुअली, चलिए ठीक है, अभी इसको जब हम पढ़ेंगे तब बताते हैं। अच्छा क्या है, देखिए क्या होता है कि भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जो कोई, मान लीजिए आप कोई भी देश है या कोई भी राज्य है, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, और इस भाषा के कारण क्या करते हैं लोग, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, मतलब एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। ठीक उसी तरह कंप्यूटर की भी अपनी भाषा होती है जिससे कंप्यूटर समझता है,
ठीक है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर आपकी भाषा को कब समझता है, जब वो कन्वर्ट करता है उसको अपनी भाषा में, ठीक है, वो खुद ब खुद ट्रांसलेट करता है उसमें, ठीक, तब फिर वो समझता है उसको। तो कुछ हाई फ्रिक्वेंसीज कुछ लो फ्रिक्वेंसीज के थ्रू, ये पूरा फिजिक्स का मैटर है। ये आप लोगों ने डीप में जाकर के जिन्होंने पढ़ा होगा, तो उन्होंने जिन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी उन्हें वो जानते होंगे कि किस तरीके से काम करता है ये। तो वो क्या करता है, वो उन्हीं भाषा उसकी, तो इस तरीके से कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है जिससे कंप्यूटर समझता है, जिसको कि कंप्यूटर समझता है, और समझने के बाद क्या करता है, उसके बाद से वो गणनाएं करता है और परिणाम देता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की भाषा प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती है, और यही जो कंप्यूटर की भाषा होती है ये क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती है, जिसे विद्वानों ने कंप्यूटर पर एप्लीकेशनों को विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया है। पारंपरिक भाषा की तरह ही प्रोग्रामिंग भाषाओं के अपने व्याकरण होते हैं, इसमें भी वर्ड, शब्द, वाक्य इत्यादि होते हैं, ठीक। तो क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामिंग भाषा कही जाती है। कंप्यूटर की जो भाषा होती है उसको क्या कहते हैं, हम प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। और इससे क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन, विद्वानों ने कंप्यूटर में क्या किया कि कुछ एप्लीकेशनों को विकसित करने के लिए इसको डिज़ाइन किया। और पारंपरिक भाषा की तरह ही प्रोग्रामिंग भाषाओं के भी अपने व्याकरण होते हैं, इसमें भी कुछ वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, इस तरीके से इनके भी अपने अपने तौर तरीके होते हैं, भाषा कंप्यूटर की भाषा के भी अपने, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग भाषाओं के जो प्रकार होते हैं ये क्या है, ये कई हैं, कुछ को हम समझते हैं तथा कुछ को केवल कंप्यूटर समझता है, और वे आम तौर पे निम्न स्तरीय भाषा माने लो लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं, ठीक है। तो जिन भाषाओं को हम समझते हैं उन्हें उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं, और जिन भाषाओं को कंप्यूटर समझते हैं उनको क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक। तो देखते हैं कि अब लो लेवल लैंग्वेज क्या है। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है ये वह भाषाएं जो अपने संकेतों को मशीन संकेतों में बदलने के लिए किसी भी अनुवादक को सम्मिलित नहीं करता है, उसे निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। अर्थात निम्न स्तरीय भाषा के कोड को किसी तरह से अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको क्या होता है, वो भाषा कौन सी होती है, वो होती है जो कंप्यूटर समझता है। तो अगर हम कंप्यूटर को समझने वाली भाषा उसमें करते हैं तो वो क्या है, उसके लिए उसको किसी कन्वर्टर, अगर आप कंप्यूटर को कंप्यूटर की ही भाषा में बोलेंगे या बताएंगे कोई चीज़ या उसमें कोई चीज़ इंस्टॉल करेंगे तो वो क्या करेगी, तो उसको किसी भी तरीके के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधी सी बात है कि आपको जो भाषा समझ में आती है, जब व्यक्ति आपसे उसी भाषा में बात करता है तब आपको किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो कि सामने वाले की बात को ट्रांसलेट करके आपको बता सके, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट अगर आपको कोई ऐसा, अगर आपकी भाषा, आप जो भाषा समझते हैं, अगर उस भाषा में बात ना करके आपसे कोई दूसरी भाषा में बात करता है तब क्या होता है, तब आपको एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है, या एक कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, या एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है कि जो कि उसकी भाषा को आपकी भाषा में कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करके आपको बताता है। तब आप समझ पाते हैं कि वो क्या कह रहा है, और तब फिर आप उसकी कही हुई बात के अनुरूप कार्य करते हैं या फिर उसको कोई परिणाम देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यही चीज़ मशीन के साथ भी होती है, हमारी कंप्यूटर के साथ भी होती है। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर समझता है, ठीक है, ये वो भाषाएं होती हैं जो अपने संकेतों को मशीन संकेतों में बदलने के लिए किसी भी अनुवादक को सम्मिलित नहीं करता, उसे निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। अर्थात निम्न स्तरीय भाषा के कोड किसी भी तरीके के अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि जो निम्न स्तरीय भाषा होती है ये ऑलरेडी कौन सी भाषाएं होती हैं, ये वो भाषाएं होती हैं जिसे कंप्यूटर समझता है। तो जिसको कंप्यूटर समझता है उसको किसी भी अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती। तो अब ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं ये दो तरीके की होती हैं। तो ये दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये एक तरीके की लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में क्या चीज़ होती है, तो मशीन लैंग्वेज जो है वो कुछ इस तरीके से है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो केवल और केवल क्या करता है, अंकों के संकेतों को समझता है, ठीक है, जो कि बाइनरी यानी 0 और 1 होता है,
ठीक है। अतः कंप्यूटर को निर्देश सिर्फ बाइनरी कोड यानी 1 और 0 में ही दिया जाता है, और जो निर्देश बाइनरी कोड में देते हैं उन्हें मशीन भाषा या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक, माने जो भी निर्देश बाइनरी कोड में यानी 0 और 1 के कोड में दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें मशीनी भाषा कहते हैं। ठीक है। मशीनी भाषा मशीनी भाषा मशीन के लिए सरल होती है और प्रोग्रामर के लिए कठिन होती है। अच्छा, उसमें वो क्या करता है, वो क्यों केवल 0 और 1 को ही कंप्यूटर रीड करता है? वो एक्चुअली क्या होता है कि वो इसलिए रीड करता है क्योंकि ये जो होती है ये लो फ्रिक्वेंसी होती है और एक जो होती है ये हाई फ्रिक्वेंसी होती है। तो जब भी उसको लो फ्रिक्वेंसी मिलती है तो वो 0 काउंट करता है, और जब भी उसको हाई फ्रिक्वेंसी मिलती है तो क्या करता है, वो 1 काउंट करता है, और इसी तरीके से वो काम करता है। और इसके पीछे ये पूरी फिज़िक्स है, तो अब उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, आपने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी सारी चीज़ें, उसकी यहाँ पर आवश्यकता भी नहीं है वैसे। ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो क्या होता है, ये सिर्फ ये अंकों के संकेतों को समझता है, और ये बाइनरी यानी 1 और 0, बाइनरी बाई का मतलब होता है क्या, 2। ठीक है। तो जो दो चीज़ से बना होता है उसको कहते हैं बाई, है ना। तो ये बाइनरी इसी से बना है, इसी बाई से बना है बाइनरी। ठीक है। तो बाइनरी में क्या होता है, दो अंक होते हैं, कौन कौन से, 1 और 0। ठीक है। तो मशीनी भाषा मशीन के लिए सरल होती है और प्रोग्रामर के लिए कठिन होती है। मशीन भाषा प्रोग्राम का रख रखाव भी बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें त्रुटियों की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। मशीन लैंग्वेज प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम पर अलग अलग कार्य करती है, इसलिए एक कंप्यूटर के कोड दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चल सकते। ठीक है। यही वजह है कि जब आप कोई एक कंप्यूटर को लॉक करने का जो कोड आप डालते हैं उसी कोड से आप किसी दूसरे सिस्टम को जो है ऑन नहीं कर सकते। ठीक है। और यही वजह है कि सबके कोड अलग अलग सबको तय करने होते हैं। अगला है असेंबली भाषा। तो असेंबली भाषा में क्या है, तो असेंबली भाषा में निर्देश जो होते हैं वो अंग्रेजी के शब्दों के रूप में दिए जाते हैं, जैसे NOVADD, सब, SUB, है ना, आदि। इसे मशीन कोड या इसे निमोनिक कोड, मशीन कोड नहीं, इसे निमोनिक कोड कहते हैं। और मशीन कोड की तुलना में असेंबली भाषा को समझना सरल होता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है। ठीक है। इसलिए प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसे मशीन स्तरीय भाषा में अनुवाद करना होता है। ऐसा ट्रांसलेटर जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है उसे असेंबलर कहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि मशीन लैंग्वेज को चूँकि ये केवल समझता है, हमारा जो कंप्यूटर है वो केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, तो ऐसे में क्या होता है कि एक जो है हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, ये क्या करता है, ये इसको मशीन स्तरीय भाषा को में अनुवाद कर देता है, किसको, असेंबली भाषा में जो लिखा होता है उसको। ठीक, उसको क्या करता है वो मशीन लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में वो उसको कन्वर्ट करता है। तो ये जो ऐसा जो ट्रांसलेटर जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है उसको क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। तो डाटा को कंप्यूटर रजिस्टर में जमा किया जाता है और प्रत्येक कंप्यूटर का अपना अपना अलग रजिस्टर सेट होता है, इसलिए असेंबली भाषा में लिखा प्रोग्राम अधिक कठिन होते हैं। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। अगला है हमारा उच्च स्तरीय। हमारा क्वेश्चन जो था वो बस यही इतना था। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने आगे भी इसकी जो और भी जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको भी इंक्लूड करते हुए मैंने इसके आंसर को बढ़ा दिया है, जिससे कि आप समझ रहे हैं कि क्यों, जिससे कि अगर आपको कोई और क्वेश्चन आ जाए लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है, या पूछ लीजिए अभी तो वो तो निम्न स्तरीय भाषा थी, ठीक, अब अगर आपसे जो है हाई लेवल या उच्च स्तरीय भाषा पूछ ली जाए तो फिर आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी मैंने भाषा, अब लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन था तो मैंने लैंग्वेज से रिलेटेड सारी बातें आपको इसी क्वेश्चन में इंक्लूड कर दी हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, और जहाँ पर भी आपको डाउट होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, बताइएगा हमें, उसको मैं शॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करूँगी। दूसरी चीज़ कि नोट्स के लिए आपको जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होता है। ठीक है, और इसके अलावा वीडियोस हमारी फ्री हैं, तो आपकी अगर कोई भी हिंदी की कोई भी सीरीज आपसे छूट गई है तो आप उसको जो है पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और
और इसके लिए पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। उच्च स्तरीय भाषा। तो उच्च स्तरीय भाषा जो होती है वो सुविधाजनक होने के लक्षणों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका अर्थ यह है कि ये भाषा मशीन पर निर्भर करती है। ठीक है, सुविधाजनक इसका मतलब क्या है कि ये भाषा जो है वो किस पे करती है, मशीन पे निर्भर करती है। इसका मतलब कि इसको किसी ट्रांसलेटर के लिए उसके लिए हमें अलग से ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यह भाषा अंग्रेजी भाषा के कोड जैसी होती है, इसलिए इसे कोड करना या समझना सरल होता है। इसके लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, अच्छा ये उच्च स्तरीय जो भाषा है इसमें क्या होती है कि हमें एक मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होती जो हर चीज़ को कन्वर्ट करे। ठीक है, निम्न स्तरीय में क्या था, निम्न स्तरीय में ये था कि हमें हर चीज़ के लिए एक अलग ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती थी कि जो कि हर चीज़ को अलग अलग ट्रांसलेट करे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें केवल जो है जो लैंग्वेज है हमारी उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, किसकी, ट्रांसलेटर की। ठीक है, जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को, ठीक है, मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, और जो है ये फॉर्ट्रेन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, C++, जावा, ठीक है, ये सभी जो हैं नेट HTML, सन स्टूडियो, ये सभी जो है क्या होते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। इसको जो है 2 जनरेशन्स में बांटा गया है। ठीक है, पहला है 3rd जनरेशन और दूसरा है 4th जनरेशन। तो जो 3rd जनरेशन है वो क्या है, तो तृतीय पीढ़ी की जो तृतीय पीढ़ी की भाषाएं पहली भाषाएं थीं जिन्होंने प्रोग्रामरों को मशीनी तथा असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने से आज़ाद किया। ठीक है, जो तृतीय पीढ़ी की भाषाएं थी इन्होंने क्या किया कि अब जो प्रोग्रामर्स थे उनको मशीनरी और असेंबली भाषाओं में प्रोग्राम लिखने से आज़ाद किया। तृतीय पीढ़ी की भाषाएं मशीन पर आश्रित नहीं थीं, इसलिए प्रोग्राम लिखने के लिए आर्किटेक्चर को समझने की ज़रूरत नहीं थी। इसके लिए प्रोग्राम पोर्टेबल हो गए थे, जिस कारण प्रोग्राम को उसके कंपाइलर और इंटरप्रेटर के साथ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी किया जा सकता था। अब आप सोचिए, जो है इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम इसकी प्रोग्रामिंग को क्या कर सकते थे, कॉपी कर सकते थे। तृतीय पीढ़ी के कुछ अत्यधिक लोकप्रिय भाषाओं में फॉर्ट्रैन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, C++ आदि ये सब सम्मिलित होती हैं किसमें, तृतीय पीढ़ी की भाषाओं में। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी की जो भाषा है ये क्या है, 4th जनरेशन लैंग्वेज। तो तृतीय पीढ़ी की भाषा के उपयोग करने से अधिक सरल है। जो चौथी जनरेशन है की भाषा है वो सामान्यतः चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में अब विजुअल वातावरण होता है, जबकि तृतीय पीढ़ी की भाषाओं में टेक्सचुअल वातावरण होता है। ठीक है, विजुअल मतलब समझ ही रहे हैं, जो कि दृश्यात्मक होता है। टेक्सचुअल मतलब जो केवल टेक्स्ट में जाता था। ठीक है, टेक्सचुअल वातावरण में प्रोग्रामर सोर्स कोड को निर्मित करने के लिए अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करते थे। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं के एक पंक्ति का कथन तृतीय पीढ़ी के 8 पंक्तियों के कथन के बराबर होता है। ठीक है, तो जो चौथी पीढ़ी की जो भाषा होती है उसमें एक पंक्ति का जो कथन होता है उसको तृतीय पीढ़ी में क्या किया जाता था, लगभग 8 पंक्तियों में उसको कहा जाता था। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है ये बात आपको इसी चीज़ से समझ में आ जाएगी। विजुअल वातावरण में प्रोग्रामर बटन, लेबल तथा टेक्स्ट बॉक्सों जैसे आइटमों को ड्रैग एवं ड्रॉप करने के लिए टूल बार का उपयोग करते हैं। इसकी विशेषता IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसके एप्लीकेशन कंपाइलर तथा रन टाइम को सपोर्ट करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो तथा एंड जावा स्टूडियो इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, किसके, चौथी जनरेशन के। अब इसके लाभ क्या क्या हैं चौथी जनरेशन के, तो चतुर्थ पीढ़ी की भाषा को सीखना सरल है और इसमें सॉफ्टवेयर का विकास करना आसान है। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में टेक्सचुअल इंटरफेस के साथ साथ ग्राफिकल इंटरफेस भी होता है। ठीक, माने जो 3rd पीढ़ी थी उसमें क्या था, उसमें केवल टेक्सचुअल इंटरफेस था। 3rd पीढ़ी में केवल टेक्सचुअल इंटरफेस था। और जो 4th जनरेशन जो आई इसमें क्या हुआ, टेक्सचुअल के साथ साथ आपका क्या हुआ, ग्राफिकल भी हुआ इंटरफेस। ठीक है, प्रोग्रामरों के लिए चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं को विकल्प
भाषाओं में विकल्प उपलब्ध रहते हैं क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी बड़ी रहती है। प्रोग्रामरों के लिए चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में विकल्प उपलब्ध रहते हैं क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी बड़ी रहती है। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में प्रोग्रामिंग कम स्थान लेती है क्योंकि इस पीढ़ी की भाषा की एक पंक्ति पूर्ववर्ती पीढ़ी की भाषाओं की कई पंक्तियों के समान होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि इसका स्पेस भी ये कम लेता है, जितना ज़्यादा कि थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज लेती थी उतना फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज उतनी नहीं लेती है। तो चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं की उपलब्धता कठिन नहीं है, बहुत इजीली अवेलेबल है ये फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस। ठीक है, हानि क्या है? तो चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं उच्च कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर पर संचालित हो सकती हैं। तो जो फोर्थ जनरेशन की जो है, ये जो हाई कॉन्फ़िगरेटेड जो कंप्यूटर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं पर संचालित हो सकती हैं। ठीक है, इस पीढ़ी की भाषाओं के लिए विशेषज्ञता की कम आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि इसमें प्रोग्रामिंग आसान होने के कारण सॉफ्टवेयर विकसित करना आसान हो गया है। परिणाम स्वरूप विशेषज्ञों का महत्व कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी हानि का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इसके लिए किसी स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है। स्पेशलाइजेशंस के लिए जो इसके जो स्पेशलाइजेशन होते हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनकी आवश्यकता इसमें नहीं रह गई होता है। इसलिए क्यों नहीं रह गई? क्योंकि ये इसकी प्रोग्रामिंग इतनी आसान होती है कि सॉफ्टवेयर विकसित करना इसका बहुत आसान हो गया, आसान काम हो गया। मतलब कि इसको सॉफ्टवेयर कोई भी बहुत ईजिली इसको क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। इससे क्या हो कि इसके विशेषज्ञों के महत्व इसका कम हो गया है। तो इस पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषाओं की एक बड़ी श्रृंखला होती है जिससे यह निर्णय ले पाना कठिन हो जाता है कि किसका प्रयोग किया जाए और किसे छोड़ा जाए। ठीक है, तो इसकी जो प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं इसकी श्रृंखला बहुत लंबी चौड़ी है, जिससे कि ये समझ में नहीं आता कि इसमें कि क्या क्या चीज़ें यूज़ कर ली जाएँ और क्या क्या छोड़ दी जाएँ। ठीक है, तो ये हो गया आपके 2 क्वेश्चंस 2013 के। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में हम 2014 का देख लेंगे कि क्या है। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। मैंने लगभग इसमें जो भी क्वेश्चंस थे उन दोनों को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है कि जिसमें जितना ज़्यादा चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती थी वो सब कुछ मैंने इसमें इंक्लूड करके इन दोनों क्वेश्चन को बना दिया है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको अपने अगली भी पढ़ाई, आगे की पढ़ाई कंप्यूटर की करनी है। ये कंप्यूटर का कोर्स चूँकि जो क्वेश्चन है इसकी किताबें सबके पास होंगी, सबने इसके कोर्स कर रखे हैं, तो सबको ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो होती हैं इससे रिलेटेड, वो सभी मैंने पहले भी कहा कि वो सब आपको लगभग पता होंगी। तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने का, और चूँकि टाइम बहुत कम है तो टाइम बर्बाद करने का भी कोई मतलब नहीं है। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं या पुराने पेपर की प्रैक्टिस जो कि ज़रूरी होती है, इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए, वो जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए भी, और वो जिनको कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया उनके लिए भी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। ये है आपका कंप्यूटर का 2013 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 2014 के क्वेश्चंस के साथ। और तब तक के लिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसके साथ ही अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए, इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे वीडियोस अगर किसी ने मिस कर दिए भैया तो उसकी भी डिटेल, पूरी सीरीज़ की डिटेल आपको, जो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बस ये कंप्यूटर था और ये नेक्स्ट वीडियो में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी जो भी सीरीज़ अगर किसी की कोई भी मिस हो गई है कोई भी वीडियो, तो उसके लिए भी आप उसकी डिटेल्स, उसकी लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से उसको जा कर के लिंक पे को चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें इसके लिए आप बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।